India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े हुए तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर की कड़ी टिप्पणी, कहा कोविड की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा किया जाना चाहिए दर्ज, प्रोटोकॉल पालन पर योजना तलब। लाल किला हिंसा मामले में आरोपी दीप सिद्धू को 30 हजारीकोट से मिली जमानत, कोर्ट ने कहा बेल से जांच पर नहीं पड़ेगा असर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को ग्रुप के मेंबर के पोस्ट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया, कहा विवादित मैसेज पर अगर एडमिन का कॉमन इंटरेस्ट नहीं है तो उसे नहीं माना जा सकता जिम्मेदार। यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता से शादी के बाद आरोपी को मिली राहत, केरल हाईकोर्ट ने पॉक्सो आरोपी पर लगे यौन उत्पीड़न आरोपों को किया खारिज। India Legal presents Courts Roundup. मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, अधिकारियों पर हत्या के लिए मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर 2 मई को मतगणना के दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की योजना का खाका नहीं पेश किया गया तो वो 2 मई को होने वाली मतगणना को रोक देगा। कोविड-19 महामारी के दौरान राजनीतिक रैलियों की अनुमति देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, आपकी संस्था व्यक्तिगत रूप से कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। मुख्य न्यायाधीश मौखिक रूप से ये कहते हुए चले गए कि आपके अधिकारियों पर हत्या के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आयोग कोर्ट के आदेशों के बावजूद फेस मास्क पहनने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के संबंध में कोविड-19 मापदंडों को लागू करने में विफल रहा। मुख्य न्यायाधीश ने ईसीआई के वकील से पूछा, क्या आप किसी अन्य ग्रह पर थे जब चुनावी रैलियां आयोजित की गई थी? कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर 2 मई को मतगणना के दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की योजना का खाका नहीं पेश किया गया तो वे 2 मई को होने वाली मतगणना को रोक देगा। कोर्ट ने कहा सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोपरि महत्व का है और ये चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसे संबंध में याद दिलाना पड़ता है। ये केवल तब होता है जब एक नागरिक बचता है और वह उन अधिकारियों का उपभोग कर सकेगा जो एक लोकतांत्रिक गणराज्य की गारंटी देता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि स्थिति अब अस्तित्व की सुरक्षा की है, बाकी सब कुछ बाद में आता है। न्यायमूर्ति सेथिल कुमार राममूर्ति सहित पीठ ने भारत के चुनाव आयोग और तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को स्वास्थ्य सचिव के साथ परामर्श करने और मतगणना के दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की योजना के साथ पेश होने का निर्देश दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि ब्लूप्रिंट को 30 अप्रैल को रिकॉर्ड करने से पहले रखा जाना चाहिए। पीठ ने आदेश में कहा 30 अप्रैल को यह मामला फिर से उठाया जाएगा कि स्थिति की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने की स्थिति स्पष्ट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच देश की राजधानी पे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना टेस्ट सेंटर बढ़ाने के लिए कहा। कोर्ट ने इसके साथ ही आरटी-पीसीआर टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के निर्देश भी दिए। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र के सुझावों पर बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के लिए लगभग 480 एमटी ऑक्सीजन आवंटित की गई है। अगर हम
340 मीट्रिक टन की आपूर्ति करते हैं तो भी स्थिति बेहतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 480 मीट्रिक टन से अधिक बढ़ाने पर विचार किया गया। चिकित्सा उपयोग के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति वृद्धि युद्ध स्तर पर चल रही है। खाली टैंकर्स को भी एयरलिफ्ट किया गया और विशेष ट्रेनों की तैनाती की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं मानेंगे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को लिखी चिट्ठी की जानकारी दी और उसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार के पास सही योजना न होने की वजह से ये दिक्कतें हुई है। सरकार ने ऑक्सीजन के लिए टैंकर नहीं भेजे। अगर आपूर्ति करने वालों और हितधारकों के बीच में सही समन्वय होता तो जयपुर गोल्डन अस्पताल की घटना न होती। और अब दिल्ली सरकार ने प्रत्येक अस्पताल के साथ एक अधिकारी की नियुक्ति करने का फैसला किया है जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति समान रूप से बनी रहे। इस हालात सुधरेंगे और सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन को लेकर सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और उसमें बताया गया है कि किस तरह अस्पतालों में ऑक्सीजन का आवंटन किया जा सकता है। केरल और तमिलनाडु सरकार ने ऑक्सीजन का बेहतर प्रबंधन किया है। हमारे लिए आप कांग्रेस, लेफ्ट या एआईडीएमके सरकार नहीं है, बल्कि एक सरकार केंद्र सिर्फ ऑक्सीजन का प्रबंध और आवंटन करने के लिए है। अस्पतालों में आवंटन और वितरण राज्यों को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को हिस्ट्री शीटर्स को जमानत देने के वक्त आंखों पर पट्टी बांधने वाला नजरिया नहीं अपनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने छोड़ने से पहले इस बात पर जरूर गौर करना चाहिए कि इसका गवाहों और पीड़ित के निर्देश स्वजनों पर क्या असर पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरोपित को जमानत देने के आदेश को खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि आजादी जरूरी है, फिर चाहे एक व्यक्ति ने कोई अपराध ही क्यों न किया हो, लेकिन अदालतों को भी ये देखने की जरूरत है कि उनकी रिहाई से किसके जीवन को खतरा है। क्या किसी गवाह या पीड़ित के जीवन को जमानत पर छोड़े जाने वाले अपराधी से खतरा है? ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसे मामलों में कोर्ट आंखों पर पट्टी बांधकर किसी आरोपित को इससे परे मान ले। इसके लिए अदालत केवल उन्हीं पक्ष की ना सुने जो उनके समक्ष पेश हुए हैं, बल्कि अन्य पहलुओं का भी ध्यान रखे। याचिकाकर्ता सुधा सिंह आरोपित अरुण यादव के हाथों मारे गए राजनारायण सिंह की पत्नी हैं और 52 साल राजनारायण सिंह उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑपरेटिव सेल के अध्यक्ष थे। साल 2015 में आजमगढ़ के बेलेसिया में चहलकदमी के दौरान गोली मारकर मार दिया गया था और आरोपित एक शार्प शूटर है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों मुख्तार अंसारी को पंजाब की रूपनगर जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा की जेल भेजने का आदेश करते हुए कहा था कि कानून के राज की चुनौती मिलने पर हम असहाय दर्शक बने नहीं रह सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि चाहे कैदी अभियुक्त हो जो कानून का पालन नहीं करेगा, वो एक जेल से दूसरी जेल भेजे जाने के निर्णय का विरोध नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट में आज न्यायिक कामकाज न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनगौदर के सम्मान के प्रतीक के रूप में निलंबित किया जा रहा है। जस्टिस मोहन एम शांतनगौदर का 24 अप्रैल को निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आज सूचीबद्ध किए गए सभी मामलों को मंगलवार को किया जाएगा और पूर्ण निर्णय न्यायालय ने न्यायमूर्ति शांतनगौदर के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए 2 मिनट का बाकायदा मौन रखा। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि हम अपने भाई के असामयिक निधन से बहुत दुखी हैं, जिनका 24 अप्रैल की देर शाम को निधन हो गया था। दिवंगत आत्मा की याद में सम्मान के रूप में हम 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। न्यायमूर्ति शांतनगौदर की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए इलाहाबाद, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय आज बंद है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के अधीनस्थ अदालतें भी इसी क्रम में आज बंद है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना ने रविवार को न्यायमूर्ति मोहन शांतनगौदर के निधन पर दुख व्यक्त किया। सीजीआई ने कहा कि मैं उनके शीघ्र और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने की उम्मीद कर रहा था और जल्द से जल्द बेंच पर उनकी वापसी देखना चाहता था। उनके निधन की खबर से अचंभा हुआ। मैंने एक मूल्यवान सहयोगी खो दिया है। पिछले 4 सालों से सुप्रीम कोर्ट में मेरा उनके साथ संबंध था। मैंने उनके अद्भुत कानूनी कौशल से बहुत लाभ उठाया है। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति शांतनगौदर के बेटे से बात की और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। जस्टिस रमन्ना ने कई महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के दौरान जस्टिस शांतनगौदर के साथ लंबे समय तक बेंच साझा की। न्यायमूर्ति मोहन शांतनगौदर का 24 अप्रैल की देर रात निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम के निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद अंतिम सांस ली। वे 62 साल के थे और 17 फरवरी 2017 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और उनका कार्यकाल 5 मई 2023 तक था।
30,000 कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ऐतिहासिक स्मारक और बर्बरता से नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज की गई दूसरी एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए दीप सिद्धू और अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। शनिवार को बचाव पक्ष और पीड़ित पक्ष की सुनवाई के बाद सीएमएस साहिल गुप्ता ने जमानत अर्जी में आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय ने सिद्धू को 25,000 रुपए की राशि के जमानतदार के साथ इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने पर जमानत दी। दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा में एएसआई से जुड़े मामले में आरोपी दीप सिद्धू को 30,000 कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उसे 25,000 रुपए का निजी मुचलका भरने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया। दीप सिद्धू को इससे पहले भी लाल किला हिंसा से जुड़े एक मामले में जमानत मिल चुकी है। सिद्धू को जमानत देते वक्त कोर्ट ने कहा, दाखिल किए गए सबमिशन को ध्यान में रखते हुए मैं इस विचार का पक्षधर हूं कि वर्तमान मामले में आवेदक को हिरासत में से कोई फायदा नहीं होगा और यह अनुचित होगा और न ही आवेदक की रिहाई से पुलिस की जांच पर कोई असर पड़ेगा। आरोपी से पहले ही 14 दिनों के लिए पीसी में पूछताछ की जा चुकी है और लगभग 70 दिनों में हिरासत में रहा है। जब उसे एएसजी यानी कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा इसी तरह के तथ्यों पर नियमित रूप से जमानत दे दी गई है, उसकी स्वतंत्रता पर कोई और प्रतिबंध न तो तर्कसंगत होगा और न ही कानूनी। सुनवाई के दौरान एडवोकेट अभिषेक गुप्ता की ओर से यह दलील दी गई कि उसकी गिरफ्तारी के लिए जांच एजेंसी का आचरण प्रथम दृष्टया अवैध और मनमाना था और ये नियम कानून का सरासर दुरुपयोग था। अभिषेक गुप्ता ने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर जमानत देने की मांग करते हुए तर्क दिया। पहला, दोनों एफआईआर एक जैसे हैं और समान तथ्यों पर आधारित हैं। दूसरे, एक एफआईआर में जमानत दिए जाने के बाद उक्त एफआईआर में भी जमानत दी जानी चाहिए। और तीसरी, गिरफ्तारी गैर कानूनी और मनमानी है। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा के दौरान लाल किला हिंसा मामले में संबंधित एफआईआर में जमानत दिए जाने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दायर एक और एफआईआर में दीप सिद्धू को फिर से गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर गुंजन कुमार श्रीवास्तव अधीक्षक पुरातत्वविद द्वारा की गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लाहौर गेट के अंदर भीड़ जमा हो गई थी। रोशनी वाली दुकान की विद्युत फिटिंग क्षतिग्रस्त हो गई। लाल किले की प्राचीर की ओर चार्ज किया गया और जोर से पोल पर एक झंडा फहराया, जहां माननीय पीएम स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसी मामले में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 153, 452, 34 के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3, 4 और राष्ट्रीय अपमान अधिनियम और प्रतिवाद के अपमान की रोकथाम की धारा 2 और प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम की धारा 30A, 30B के तहत एफआईआर दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। कड़कड़डुमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्व भागों से हुए दंगों से संबंधित एफआईआर और आपराधिक मामलों में दिल्ली पुलिस के अन्वेषण के तरीके पर फटकार लगाई। कड़कड़डुमा जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा कि जांच एजेंसी को स्पष्ट रूप से कानून के गलत पक्ष के रूप में पाया गया। कोर्ट न्यायाधीश मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के एक आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आदेश में अधिकारियों को प्रतिवादी निसार अहमद द्वारा की गई शिकायतों पर अलग से प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। न्यायाधीश यादव ने अपने आदेश में पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दंगों के कई मामलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अन्वेषण में निरीक्षण का पूरा अभाव है। न्यायाधीश ने कहा कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है और आगे कहा कि अगर वरिष्ठ अधिकारी अभी इस मामले को सही से देखें और उपचारात्मक उपाय करते हैं तो पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सकता है। प्रतिवादी अहमद की शिकायत यह है कि पहली शिकायत के संबंध में उसे 3 अन्य मामलों में एफआईआर की कॉपी या चार्जशीट की कॉपी सौंपी नहीं गई और अहमद की दूसरी शिकायत यह है कि पुलिस द्वारा न तो जांच की गई और न ही पुलिस द्वारा उसे किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई। राज्य ने तर्क दिया कि अंजू चौधरी बनाम यूपी राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर अपने अधिकारों के भीतर अच्छी तरीके से समानता के सिद्धांत पर शिकायतों को दर्ज किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी की शिकायत ने फिर से एक अलग संज्ञेय अपराध का खुलासा किया और इस तरह उपरोक्त शिकायतों पर अलग अलग प्राथमिकी पुलिस द्वारा दर्ज की जानी चाहिए थी। कोविड के गंभीर हालात को देखते हुए अवध बार एसोसिएशन लखनऊ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव को पत्र लिखा और पत्र में अपील की गई कि वकील कक्ष और साथ ही मल्टीलेवल मार्किंग और साथ ही ऑडिटोरियम को कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाए।
अवध बार एसोसिएशन लखनऊ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव को पत्र लिखकर हाईकोर्ट परिसर यानी कि लखनऊ पीठ के भीतर स्थित वकील कक्ष और अस्पताल को अस्थायी कोविड अस्पताल में बदलने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। महत्वपूर्ण रूप से एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि अस्थायी 100 बेड कोविड अस्पताल बनाने के लिए एडवोकेट चैम्बर, मल्टी लेवल पार्किंग और ऑडिटोरियम के ब्लॉक DEF का उपयोग किया जाना चाहिए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को संबंधित पत्र और बार के अध्यक्ष HG परिहार द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में 10,000 से अधिक वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऐसे वकीलों और उनके सहायकों और साथ ही हाईकोर्ट के अधिकारियों को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। पत्र में ये भी कहा गया है कि उपचार की कमी के कारण हाल के दिनों में एसोसिएशन ने अपने कई सदस्यों को खो दिया है। इसलिए पत्र राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग करता है। वकीलों को पर्याप्त चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाए और उच्च न्यायालय परिसर के भीतर मौजूदा अस्पताल को 100 बेड के कोविड अस्पताल में परिवर्तित किया जाए और इसके लिए और ब्लॉक DEF के अधिवक्ताओं के चैम्बर, मल्टी लेवल पार्किंग और ऑडिटोरियम का उपयोग किया जाना चाहिए। पत्र आगे अनुरोध करता है कि आपातकालीन स्थितियों के लिए ऑक्सीजन के 100 सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए जाएं। संबंधित समाचार में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना को पत्र लिखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एडवोकेट चैम्बर ब्लॉक के कोविड देखभाल केंद्र या फील्ड अस्पताल के रूप में अस्थायी रूपांतरण के लिए उनके तत्काल मंजूरी का अनुरोध किया गया। दूसरी कोरोना लहर के कारण विभिन्न सदस्यों के निधन पर प्रकाश डालते हुए पत्र में दिल्ली में और आसपास के चिकित्सा बुनियादी सुविधाओं की कमी पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके कारण ऐसे सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों के कई जीवन खो रहे हैं। पिछले सप्ताह गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के संघ को उच्च न्यायालय के सभागार का उपयोग करने की अनुमति दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने माना है कि यदि सामान्य आशय नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को ग्रुप के मेंबर द्वारा पोस्ट की गई आपत्तिजनक सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर केवल एक ग्रुप के एडमिन के रूप में कार्य करना सामान्य आशय के रूप में नहीं माना जाएगा, क्योंकि एडमिन ग्रुप पर पोस्ट करने से पहले सामग्री को विनियमित नहीं कर सकता है। पीठ ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द करते हुए यह आदेश दिया और इस एडमिन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354A यानी कि 1 IV यौन संबंधी टिप्पणी करना और 509 शब्द इशारा या किसी कार्य द्वारा महिला की विनम्रता का अपमान करना, धारा 107 किसी काम के नुकसाना और IT एक्ट की धारा 67 के तहत मामला बनाया गया था। उस पर आरोप था कि उसने एक महिला सदस्य के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले ग्रुप के मेंबर के खिलाफ कार्रवाई में अपनी बेबसी दिखाई थी और उसने कोई कार्रवाई नहीं की थी। महिला ने तर्क दिया कि सदस्य ने उसके खिलाफ गंदी भाषा का उपयोग किया था, परंतु उसके बावजूद भी उस मेंबर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। एडमिन ने न ही व्हाट्सएप ग्रुप से उसे आरोपी को हटाया और उसके अलावा एडमिन ने आरोपी से माफी मांगने के लिए भी नहीं कहा था और इसके विपरीत उसने इस मामले में अपनी बेबसी जाहिर की थी। हालांकि न्यायालय ने कहा कि धारा 354A IV का तात्पर्य प्रतिनिधिक दायित्व से नहीं है और न ही ये कहा जा सकता है कि विधानमंडल का उद्देश्य आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्रतिनिधिक दायित्व को लागू करना था। पीठ ने कहा कि हमारी राय में वर्तमान मामले के तथ्यों में एक व्हाट्सएप समूह के एडमिन द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने वाले किसी मेंबर को ग्रुप से न हटाने या उस मेंबर से माफी मंगवाने में विफलता को एडमिन द्वारा यौन संबंधी टिप्पणी करने के समान नहीं माना जाएगा। और इसी बाबत आगे की बातचीत करने के लिए, आगे की जानकारी देने के लिए शिवम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एडवोकेट हैं। शिवम जी, अगर यहाँ पर नागपुर कोर्ट की टिप्पणी को देखा जाए, खासतौर पे जो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कही है, किस हद तक वाजिब आप मानते हैं उसको, और साथ तौर पे क्या एक तरह से देखा जाए तो उसकी विश्लेषणात्मक टिप्पणी क्या है? इस मामले में जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि एक ग्रुप एडमिन को आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले ग्रुप के मेंबर में किसी एक कार्य के लिए प्रतिनिधि रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि यह न दर्शाया जाए कि व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर और एडमिन द्वारा इस योजना के तहत कार्य को करने का एक जैसा आशय था या पूर्व अभिव्यक्ति योजना का कार्य था। व्हाट्सएप सेवा उपयोगकर्ता के इस मामले में केवल एक ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य करने से समान आशय स्थापित नहीं होता है।
देखिए, माननीय न्यायालय ने इसमें ये भी कहा है कि इस ग्रुप के मेंबर को उनके द्वारा किए गए पोस्ट के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, परंतु आईपीसी में ग्रुप के एडमिन के प्रातिनिधिक दायित्व के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के पास ग्रुप पर आने से पहले सामग्री को विनियमित, सीमित या सेंसर करने की शक्ति नहीं है। लेकिन अगर व्हाट्सएप ग्रुप का कोई मेंबर किसी सामग्री को पोस्ट करता है जो उनके कानून के तहत कार्रवाई योग्य है, तो ऐसे व्यक्ति को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। प्रतिनिधिक दायित्व बढ़ाने वाले एक विशिष्ट दंडात्मक प्रावधान के अभाव में एक व्हाट्सएप ग्रुप के एक प्रशंसक को किसी समूह के मेंबर द्वारा की गई आपत्तिजनक पोस्ट के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, यहाँ पीठ ने यह भी साफ किया है कि एक ग्रुप एडमिन के पास ग्रुप में किसी व्यक्ति को जोड़ने उठाने की सीमित शक्तियां होती हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या एक पहलू ये भी नहीं है शिवम शर्मा जी के, खासतौर पे अगर कोई एडमिन जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है और उसमें जो एडमिन होता है, क्या उसके पास इस तरह के भी कोई अधिकार नहीं होते कि अगर उस ग्रुप से जुड़े हुए मेंबर्स किसी तरह की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो कम से कम वहां पर उसे रोका जाए या फिर कम से कम एक चेतावनी दी जाए, एक वार्निंग दी जाए कि ये ग्रुप इन चीजों के लिए नहीं है? क्या इस तरह का भी कोई अधिकार नहीं है? देखिए, पीठ ने कहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के पास ग्रुप पर आने से पहले सामग्री का विनियमित, सीमित या सेंसर करने की शक्ति नहीं है। लेकिन अगर व्हाट्सएप ग्रुप का कोई मेंबर किसी सामग्री को पोस्ट करता है जो कानून के तहत कार्रवाई योग्य है, तो ऐसे व्यक्ति को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। प्रतिनिधिक दायित्व बनाने वाले एक विशिष्ट दंडात्मक प्रभाव के अभाव में एक व्हाट्सएप ग्रुप के एक प्रशासक को किसी समूह के मेंबर द्वारा पोस्ट की गई आपत्तिजनक सामग्री के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम शर्मा जी इस सारी जानकारी के लिए। केरल हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष से विवाह के बाद 22 साल आरोपी पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज कर दिया है। जस्टिस के हरिपाल की खंडपीठ ने फरवरी 2019 में दायर एक आरोप पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी पर भारतीय दंड संहिता के तहत यौन उत्पीड़न और अन्य आरोपों के साथ साथ पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था। जब प्राथमिकी दर्ज की गई तब अभियोजन पक्ष की उम्र 17 साल थी और मामला तब सामने आया जब उसके पिता ने पुलिस से ये कहते हुए संपर्क किया कि उसकी बेटी गायब है और उसके पिता मामले में शिकायत करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 370, 450 के तहत अपहरण, गुलामी और घर में बंद करने के आरोप लगाए गए थे। आरोपों को रद्द करने की मांग करते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसने पिछले साल नवंबर में अभियोजन पक्ष से विवाह किया था और मामला दोनों पक्षों के बीच सुलझ गया है। आरोपी ने यह भी कहा कि वो और अभियोजन पक्ष, जो कि वयस्क हो चुकी है, पति और पत्नी के रूप में रह रहे हैं। याचिका के समर्थन में उसने अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता की ओर से हलफनामा पेश किया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें कार्यवाही समाप्त करने पर कोई आपत्ति नहीं। याचिका को अनुमति देते हुए न्यायालय ने कहा कि कार्यवाही जारी रखना निरर्थक होगा क्योंकि अभियोजन पक्ष शिकायतकर्ता भौतिक गवाह मामले का समर्थन नहीं करते। अदालत ने कहा कि इस तथ्य के मद्देनजर वे विवाह कर चुके हैं, कार्यवाही जारी रखने का कोई उद्देश्य नहीं है। ये देखते हुए कि दंपति की भलाई के लिए कार्यवाही की समाप्ति की आवश्यकता है और इस मामले को रद्द करने से सार्वजनिक हित में बाधा नहीं होगी, न्यायालय ने मामले को रद्द कर दिया। चलिए, कोर्स राउंड अप में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पिन के साथ। India Legal presents Courts Roundup.